नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कर्मा लॉ एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में बता रहे हैं जो दिसंबर के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। आपको पहले से ही मालूम है कि ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। इसमें दो पेपर हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ जिसको हम मूल विधि कहते हैं और दूसरा प्रोसीजरल लॉ जिसको हम प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। यहाँ हम आपको सब्सटेंटिव लॉ के बारे में बता रहे हैं। सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत हम आपको संवैधानिक विधि या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बता रहे हैं। संवैधानिक विधि के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उसमें से एक सिद्धांत न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू का होता है। आइए हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है। हमारे संविधान में जैसे कि आपको बताए हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे संविधान का, इसमें संख्या की दृष्टि से 395 तक अनुच्छेद हैं और इसमें 22 भाग हैं। पार्टीशन की दृष्टि से बंटवारे को ऐसे ही बांटा गया है इस संविधान को। ये संविधान जो बना है, इसी संविधान का एक अनुच्छेद है 13, अनुच्छेद 13। इस अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है न्यायिक पुनर्विलोकन की। न्यायिक पुनर्विलोकन को जानने के पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं जिससे बातों को समझ सकें। देखिए, जो संविधान बना है, दस्तावेज है, ये सरकार के लिए है। गठन किस चीज का गठन? सरकार का गठन। अगर देश को चलाना है तो देश को चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है और ये जो सरकार है, ये सरकार मनमाना काम ना कर पाए। मतलब सरकार से यहां तात्पर्य इसके 3 मूलभूत अंगों से हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के टोटल जितनी शक्ति थी, पावर थी, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। इस पूरी शक्ति को ही मैंने बताया आपको कहते हैं संप्रभु शक्ति या सॉवरेन पावर। इसको 3 पार्टों में बांटा गया: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है। किसका? मॉन्टेस्क्यू का, जिसको मॉन्टेस्क्यू भी लिखते हैं, मॉन्टेस्क्यू या मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने कहा कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब यदि किसी व्यक्ति को सर्वोच्च पावर दी जाएगी तो उसको मनमाना कार्य करने में कोई एक क्षण भी देरी नहीं लगेगी और वो भ्रष्टाचार का पर्याय बन जाएगा। इस सिद्धांत को मानते हुए मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत दिया था कि जो शक्ति है, इस शक्ति का स्पष्ट रूप से बंटवारा होना चाहिए। किसके बीच में? विधायिका के बीच में, कार्यपालिका के बीच में और न्यायपालिका के बीच में। तो इस सिद्धांत को लागू किया गया। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत भी शक्तियों का बंटवारा था। हमारे यहाँ चाहे अशोक का युग रहा हो, चाहे आपका गुप्त वंश रहा हो, अशोक का मतलब मौर्य वंश रहा हो या गुप्त वंश रहा हो, वहाँ पे दंडाधिकारी अलग से नियुक्त होते थे और उनको दंड देने की पावर रहती थी। हम उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की तरफ आ रहे हैं जो कि हमारे संविधान में दिया गया है। इसलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री का उदाहरण लेते हुए आपको समझा रहे हैं। पहली चीज, सरकार के गठन कैसे हो, इसके लिए दस्तावेज बनाया गया। उस दस्तावेज को हम कहते हैं भारत का संविधान, जो 1950 में लागू हुआ। और ये सरकार 3 भागों में बढ़ती है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मॉन्टेस्क्यू दूसरी तरफ कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, शक्तियां पृथक पृथक होनी चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है, यदि तीनों को अलग अलग काम दे दिया जाएगा तो तीनों एक दूसरे से भागने लगेंगे, तब भी नहीं काम बन जाएगा। तो इसमें जो तीसरा सिद्धांत अपनाया जाता है वो चेक एंड बैलेंस का है। चेक का एंड बैलेंस का है। ये चेक और बैलेंस, संतुलन, जिसको हम कहते हैं संतुलन की शक्ति जो है, संतुलन की शक्ति जो है वो तीनों में होनी चाहिए।
किसमें? विधायिका में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में। विधायिका का मुख्य काम है विधान का बनाना। विधान को हम क्या कहते हैं? लेजिस्लेशन कहते हैं, लेजिस्लेशन। या हम इसको जो है ला के दृष्टिकोण में जो सबसे ज्यादा माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसको स्टेट्यूट कहते हैं, स्टेट्यूट, सांविधि इसको हिंदी में लिखते हैं। विधायिका का मुख्य कार्य है सांविधि का बनाना, संविधान नहीं। आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं इसलिए ध्यान रखिएगा, जो विधायिका कानून बना रहे हैं उसको सांविधि कहते हैं, संविधान नहीं। संविधान को तो मेरी संविधान सभा ने बनाया है, जो 1950 में लागू हो गया है भारत का संविधान। ये सांविधि विधायिका बना रही है, केंद्र के स्तर पे पार्लियामेंट और राज्य के स्तर पे अपने अपने राज्यों में विधायिका। कार्यपालिका इस कानून को लागू करती है। यहाँ तीसरी बात जो समझने की, न्यायपालिका जो है उस कानून को लागू कराती है। अभी लागू कराने से तात्पर्य क्या है? कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका चेक करेगी, और जो न्यायपालिका चेक करती है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को, उसी को हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। इस न्यायिक पुनर्विलोकन में क्या देखती है विधायिका? कि जो स्टेट्यूट है ये वाला, जिसको विधायिका ने बना दिया, कानून बना दिया, ठीक है, ये उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि कोई भी कानून ले लेते हैं संसद द्वारा जो पास किया गया है, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ठीक है। अब इसके किसी भी प्रोविजन को यदि कोई चैलेंज करता है, चुनौती देता है, कि चुनौती किस बात की देगा? ये स्टेट्यूट है, ये सांविधि है, कानून है, इसको चैलेंज किया जाता है। क्या कहते हैं? चैलेंज किया या चुनौती दिया। किस बात की चुनौती देगा? ये देगा कि संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है। चुनौती का पहला आधार क्या है? संविधान के उपबंध के विरुद्ध है। ठीक। दूसरा क्या चुनौती दे सकता है? कि जो कानून बनाने की एक प्रक्रिया दी गई है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, जो पॉलिटिव का विषय है, उस प्रक्रिया को नहीं अप्लाई किया गया। ठीक। फिर कुछ हमारे बेसिक टेनेंट्स हैं, कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, और ये मूलभूत सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। जैसे रूल ऑफ लॉ को नहीं लागू किया गया, और हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रोजेक्ट कर दिया गया है। प्रक्रिया का पालन नहीं किया, दूसरे पे हम मान लेते हैं कौन सी प्रक्रिया? जो कानून बनाने की प्रक्रिया है। फिर रूल ऑफ लॉ के जो सिद्धांत है उसको नहीं लागू किया गया, और जो सुप्रीम कोर्ट मानी उच्चतम न्यायालय को खुद ने ये डेवलप किया है कि कोई भी संविधान में संशोधन लाया जा रहा है या कोई कानून बनाया जा रहा है, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है उसको डैमेज तो नहीं कर रहा है। इस आधार पे चेक किया जाएगा कोई भी कानून जो बनाया गया है, ये चेक किया जाएगा। मैंने शब्द लिया, तो चेक यही है कि विधायिका द्वारा कानून जो बनाए गए हैं वो कहीं मनमाने तो नहीं है। तो इस शक्ति को जो न्यायपालिका चेक कर रही है, इसी को संतुलन करते हैं। लेकिन न्यायपालिका ये कार्य करते समय मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर सकती है, उसको संविधान के अंतर्गत रहते हुए कार्य करना पड़ता है। उस संविधान का अंतर्गत क्या है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि अनुच्छेद 13 के क्लास 2 में लिखा गया है, जो मूल अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है,
यदि वो मूल अधिकार को छीनता है या न्यून करता है तो उस उल्लंघन की सीमा तक ऐसा कानून शून्य होता है। ये बात रही इसकी। यहां बात जो आपको बताए संतुलन की, इसी के अंतर्गत आप जो जानेंगे कि कैसे संतुलन बन रहा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। यदि ये संतुलन में कोई डिस्प्यूट एराइज होता है तो कौन पढ़ेगा, ये कंटेस्टेड इश्यू है जो जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हमें आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये जानना आवश्यक है कि न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ दिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या तात्पर्य होता है, सांविधि मतलब पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून, और संविधान मतलब संविधान सभा द्वारा बनाया गया कानून, इसको हम कहते हैं। दूसरी चीज जो बार के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ये जो कानून बना इसका सोर्स क्या है ये जानना। तो इसका सोर्स भारत का संविधान है। एक इसका ऐतिहासिक कारण है कि आया कैसे, हमारे संविधान में नहीं, हमारे संविधान में अनुच्छेद 13 के कारण आया, 13(2) के कारण, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति हुई वो अमेरिका में हुई। और अमेरिका में एक केस हुआ मेरवरी वर्सेस मेडिसन, मेरवरी वर्सेस मेडिसन। ये मामला 1803 में वहां के सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड हुआ। 1800 में ये विवाद पैदा हुआ था। इस मेरवरी वर्सेस मेडिसन के केस में ये आया कि जो लिखित संविधान हमारा है उसके अंतर्गत चेक और बैलेंस के सिद्धांत को माना जाएगा, और उसमें यदि विधानमंडल या कार्यपालिका कोई अपॉइंटमेंट करती है तो उसको देखा जाएगा कि उस संविधान के परिप्रेक्ष्य में उचित है कि नहीं उचित है। ठीक, आपको यही केवल इतना ही जानना है इस एग्जाम की दृष्टि से। मेरवरी वर्सेस मेडिसन लीडिंग जजमेंट्स है और इसको डिसाइड किया है जस्टिस मार्शल ने, जस्टिस मार्शल। क्योंकि प्रीलिम जो होता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम वो एक तरीके से फैक्ट पर आधारित है, तथ्य पे, तो जो जुडिशियल रिव्यू से महत्वपूर्ण तथ्य है वो जानना आपके लिए आवश्यक है। तो ये तथ्य है, ये फैक्ट है, मेरवरी वर्सेस मेडिसन 1803 जस्टिस मार्शल। भारत के संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन को भी जो है संविधान का अंतरंग पार्ट माना गया। वो केस कौन थी? केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य। इस वाद में, इस मुकदमे में, जो कि फुल बेंच जजमेंट है, 13 न्यायाधीशों द्वारा डिसाइड किया गया था, इसमें जस्टिस खन्ना ने ये कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक डेवलपमेंट ये है अमेरिका से है, दूसरा डेवलपमेंट ये है जो कि भारत के संविधान के अंतर्गत है, और तीसरा डेवलपमेंट ये है जो एल चंद्र कुमार का केस है। इसमें बताया गया कि ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये केवल माननीय उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही नहीं प्राप्त है, ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। तो ये मूलभूत ज्ञान है जो न्यायिक पुनर्विलोकन के आप देखते हैं, इसको जानना आपके लिए जरूरी है। ये चेक और बैलेंस का जो मैंने बात आपको बताई, ये केवल अभी आपको मैंने बताई विधायिका के, मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन किसका हो रहा है? सांविधि का, कानून का। ठीक, क्योंकि द स्टेट शैल नॉट मेक्स एनी लॉज
who takes away or abuses the rights conferred by this part, any law made in contravention shall to the extent of contravention be void. जो 13(2) में कहा गया है उसमें लाज शब्द है, कानून की बात है, कार्यपालिका की बात नहीं है। किसकी बात है? कानून की बात है। लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है ये केवल विधायिका के अगेंस्ट नहीं होती है, ये कार्यपालिका के भी अगेंस्ट होती है। ठीक। और तीसरी बात जो होती है, क्या ये न्यायपालिका के अगेंस्ट भी हो सकती है? आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहां जानिए संविध लेजिस्लेटिव के अगेंस्ट होती है, कार्यपालिका के अगेंस्ट होती है। एकदम ना कंफ्यूज होते हुए इस बात को मेरी देखिए। तीसरा है जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका का भी हो सकता है, लेकिन जब न्यायपालिका कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है कि न्यायपालिका के अंतर्गत मान लीजिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। ये सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट कमेटी किसी पैरामीटर को नहीं मान रही है, या उत्तर प्रदेश के लिए हम उदाहरण मान लेते हैं, यूपी एचजेएस रूल्स 1975 बना हुआ है कि एचजेएस में भर्ती कैसे होंगी और कैसे रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा। यदि उच्च न्यायालय द्वारा इस नियम को नहीं कंप्लाई किया जा रहा है तो हाई कोर्ट इस बात को खुद देख सकती है कि उसका कंप्लायंस हुआ कि नहीं। तो ये न्यायपालिका द्वारा जो उसके कार्यपालिकी उत्तरदायित्व में कार्य किया जा रहा है उसके लिए जो पैरामीटर दिया गया है वो नरेश का केस है, उसी में दिया गया है। लेकिन ये न्यायपालिका के कार्यपालिकीय कार्य का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायपालिका के कार्यपालिकीय कार्य का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। लेकिन अगर जुडिशियल आर्डर है तो जुडिशियल आर्डर के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अप्लाई किया जाता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? रिवीजन है, रिव्यू है और अपील है। तो बिना कंफ्यूजन हुए आप ये जानते रहिए कि अगर न्यायिक आदेश है तो न्यायिक आदेश का जो होता है अपील हो सकती है, रिवीजन हो सकता है, रिव्यू हो सकता है या रेट हो सकती है, जो भी। लेकिन ये जुडिशियल फंक्शंस को अप्लाई किया जाएगा। बट इफ द जुडिशरी has acted as an executive, then the judiciary may introspect or make the judicial review of such an act which was performed by the judiciary. तो आपका ये पूरा जो क्लास रहा है ये जुडिशियल रिव्यू के बेसिक एलिमेंट्स को मैंने लिया है, जिस पे आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के सभी प्रश्न हो जाएंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट।